चलो चलो सामने देखो बाबू, अब दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, इनको समझने की कोशिश करो। सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप। बाबू सिटीजनशिप एक लीगल कंसेप्ट है और रेजिडेंटशिप आप बोल सकते हो एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। ये अपना इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, ठीक है। ये क्या कहता है, अगर आप किसी कंट्री में पैदा हुए हो तो ऑटोमेटिकली आप उस कंट्री के सिटीजन हो, ठीक है। हर कंट्री का यही रूल है, खाली इंडिया का नहीं है, हर कंट्री का रूल है। अगर आप किसी कंट्री में पैदा हुए हो तो ऑटोमेटिकली आप उस कंट्री के सिटीजन हो, ठीक है। और बाबू अगर आप पैदा नहीं हुए लेकिन आप लॉफुली अप्लाई करते हो, लॉफुली अप्लाई करते हो और उस कंट्री का कानून आपको अप्रूवल भी दे देता है, तब भी आप उस कंट्री के सिटीजन बन जाते हो। पैदा नहीं हुए लेकिन उस कंट्री में अप्लाई करा सिटीजनशिप के लिए और उस कंट्री के लॉ ने आपको परमिट कर दिया, तब भी आप उस कंट्री के सिटीजन बन सकते हो। रेजिडेंटशिप क्या है, ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। ये क्या कहता है बाबू, आपका स्टे एक तो 1 ईयर से ग्रेटर होना चाहिए, एज वेल एज आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो कंट्री निकलना चाहिए, तो आप उस कंट्री के रेजिडेंट बन जाते हो। अगर आप एक कंट्री में 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहे हो और आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो कंट्री है, तो आप उसके रेजिडेंट हो। एक सिंपल सी बात पूछूं, नॉर्मली तो दुनिया इन दोनों टर्म को इंटरचेंजेबल इस्तेमाल करती है, पर डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा हो सकता है एक इंसान सिटीजन किसी और कंट्री का है और रेजिडेंट किसी और कंट्री का। सोच लो, आप इंडिया में पैदा हुए, सिटीजन ऑफ इंडिया, कनाडा शिफ्ट हो गए, रहते हुए वहां 5 साल हो गए, 1 साल से ज्यादा हो गया, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कनाडा आ रहा है, तो बेटा रेजिडेंटशिप कहाँ की है, कनाडा की। सिटीजनशिप इंडिया की, रेजिडेंटशिप। कंसेप्ट समझ में आया? सिंपल है, इजी है। चलो फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। बस बाबू अब हम पेस पकड़ रहे हैं बहुत ज्यादा। फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम, ऑल्दो हमने इनकी बात थोड़ी थोड़ी पहले ही कर ली। फैक्टर इनकम क्या होती है, बाइलेटरल ट्रांसफर। बाइलेटरल मतलब टू वे। बेटा आपने किसी को फैक्टर सर्विसेज दी और वो बदले में आपको फैक्टर इनकम पे कर रहा है, ठीक है। बाइलेटरल कंसेप्ट है, अर्निंग कंसेप्ट है, कमाना पड़ता है, ठीक है ना। गिफ्ट नहीं मिल रहा, कमाना पड़ता है। बेटा ये दोनों का पार्ट होता है, नेशनल इनकम का भी, डोमेस्टिक इनकम का भी। अभी याद रख लो, कुछ टाइम में क्लैरिटी आ जाएगी, बस याद रख लो। अभी तो ये नेशनल इनकम का भी पार्ट होता है, डोमेस्टिक इनकम का भी पार्ट होता है। फैक्टर इनकम के एग्जाम्पल दे सकते हो, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। यही तो होती है फैक्टर इनकम। हाँ जी, ट्रांसफर इनकम बेटा यूनिलेटरल ट्रांसफर है, वन साइडेड ट्रांसफर है, वन साइडेड। ना तो नेशनल इनकम का कभी पार्ट बनेंगे और ना ही डोमेस्टिक इनकम का कभी पार्ट बनेंगे। क्लैरिटी आएगी टाइम के साथ साथ, ठीक है। कुछ टाइम लगेगा, 1-2 दिन का, तो समझ में आ जाएगा। ये कभी नेशनल इनकम का भी पार्ट बनेंगे नहीं, डोमेस्टिक इनकम का भी पार्ट नहीं बनेंगे। बेटा ट्रांसफर इनकम इज नॉर्मली रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड्स। या तो गवर्नमेंट रिसीव करती है या तो हाउस होल्ड रिसीव करते हैं। वन साइडेड ट्रांसफर है ना। पहले हाउस होल्ड के एंगल से एग्जांपल, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, यही तो पढ़े थे अभी। सब्सिडीज गवर्नमेंट का रिसीव करती है, वन साइडेड। टैक्सेस बेटा 2 वे है क्या, ये 1 वे है ना। गवर्नमेंट मेरे को ऐसा करती है कि आप मेरे को टैक्स दे दो, आपके घर के बाहर की सड़क बना दूंगी। एग्रीमेंट है क्या, कोई कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने कहा नहीं बना रही तू, मैं तो देता नहीं टैक्स। ऐसा हो सकता है मैं ना दूं? नहीं बेटा, देना तो पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। समझ में आई ना बात बेटा। ये वन साइडेड है, इन्हें बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। डिफरेंस क्लियर है, फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। क्योंकि इसकी थोड़ी सी बात हमने पहले ही कर ली थी, इसलिए अब समझना आसान रहा होगा, ठीक है। बढ़े अब आगे, चलो।
बहुत काम का डिफरेंस है फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, इसके बाद 3 टॉपिक रह जाएंगे हमारे छोटे छोटे से। ठीक है, चैप्टर खत्म। चलो बात करते हैं बेटा फाइनल गुड्स की। ठीक है, फाइनल गुड्स ना बाबू 2 तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, या तो फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन या बेटा फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी समझ में आएगा क्या होता है ये। या तो फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, और कंजम्पशन कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड। ठीक है, या बेटा फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं बेटा? या तो इस्तेमाल होते हैं रीसेल के लिए, या बेटा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। लेकिन सबसे काम की बात बेटा, ये होना चाहिए इन द सेम ईयर। लो अभी समझ में आता है, ये सबसे टेक्निकल कंसेप्ट है अभी। ठीक है, सुनो बाबू, क्या फर्क होता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में? समझना, फाइनल गुड्स क्या होते हैं? या तो कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होंगे, हाउस होल्ड इस्तेमाल करेगा कंजम्पशन के लिए, या बेटा एज अ इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल होंगे। बताता हूं इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है। बेटा इन्वेस्टमेंट का कुछ और मतलब नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स की तरह इस्तेमाल होंगी। यानी कि बेटा दे आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स बट डज नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएंगे प्रोडक्शन में। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं बेटा? या तो इस्तेमाल होंगे रीसेल के लिए, या बेटा प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स में हेल्पफुल है बट दे लूजेस देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। एग्जांपल की बात करूं, कोल। आपकी एक पेटिस फैक्ट्री है, ठीक है, आप पेटिस क्रीम रोल बनाते हो उसमें, ठीक है, कोल मंगाते हो। बेटा पेटिस क्रीम रोल बनता है, कोल अपनी आइडेंटिटी खो देता है कि नहीं खो देता? खो देता है। इंटरमीडिएट हुआ या फाइनल? ठीक है बाबू, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक मशीनरी का इस्तेमाल करती है कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए। ठीक है, वो मशीनरी टूट जाती है, अपने आप टूट के गिर जाती है जब प्रोडक्शन पूरा हो जाता है, टूट जाती है। बेटा वो अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं खोती ड्यूरिंग प्रोडक्शन। वो क्या है? फाइनल गुड्स, या स्पेसिफिकली बोल दो तो इन्वेस्टमेंट बोल दो। एक बात ध्यान रख लेना बेटा, रीसेल या प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स इन द सेम ईयर होना चाहिए। अगर सेम ईयर में नहीं हुआ तो बेटा ये फाइनल गुड्स बन जाएगा इन्वेस्टमेंट के तौर पर। लो बोल देता हूं, इन्वेस्टमेंट में 2 चीजें आती हैं। क्या क्या? फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहां से आया? अगर बेटा आपने यहां पर मान लो आपकी ना कैंडी मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है, कैंडी मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है, कैंडी मेकिंग फैक्ट्री है। आपने शुगर खरीदी 10 टन, ठीक है, 7 टन यूज हो गई सेम ईयर में। आइडेंटिटी खो देगा ड्यूरिंग प्रोडक्शन? नहीं। शुगर आइडेंटिटी खो देगा ड्यूरिंग प्रोडक्शन? नहीं, आइडेंटिटी खो देगा। ठीक है, 3 टन अभी भी बच गई, नहीं बिक पाई, सॉरी नहीं यूज हो पाई, तो क्या होगा बेटा? वो क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा, वो फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट बन जाएगा, फाइनल गुड्स का पार्ट बन जाएगा, वो यहां पर नहीं रहेगा। ठीक है, अब मेरे से पूछते हैं बच्चे एग्जाम्पल दे दो फाइनल गुड्स का और इंटरमीडिएट गुड्स का। पहले एक बात क्लियर कर देता हूं बेटा, मैं कोई भी प्रोडक्ट फाइनल गुड्स भी हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है उसके यूज पर, ना कि उसके नाम पर। सुनो एक बात बताता हूं, मिल्क खरीदा हाउस होल्ड ने फॉर कंजम्पशन, क्या है? मिल्क खरीदा किसी डेयरी किसी रीसेलर ने और मिल्क को रीसेल करता है, वो क्या है? रीसेल। ठीक है, और उसने बेटा मिल्क का यूज करके पनीर बना दिया, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कोई प्रोडक्ट अपने नाम से फाइनल गुड्स नहीं बनने वाला, ना ही अपने नाम से इंटरमीडिएट बनने वाला, डिपेंड करेगा उसका यूज कैसा है। ठीक है, शुगर खरीदी हाउस होल्ड ने, बोलो, फाइनल गुड्स हाउस होल्ड ने खरीदी फॉर कंजम्पशन। कैंडी मैन्युफैक्चरिंग वाले ने इंटरमीडिएट, और एक बेटा किराना शॉप ने रीसेल के लिए। समझ में आ रहा है? एक ही चीज के कितने सारे एग्जांपल हो सकते हैं। समझ आई बात? अब एक और बात बेटा, ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा, अभी समझाऊंगा, ये वाली बात मैं अभी समझाऊंगा। और ये कभी भी ना तो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा ना डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगा। ठीक है बेटा, इनकी डिमांड डायरेक्ट डिमांड होती है, डायरेक्ट डिमांड। इनकी डिमांड डायरेक्ट नहीं होती, ये अपनी डिमांड को डिराइव करते हैं फ्रॉम द डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स। समझाता हूं, पेटिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, रोज क्या होता है बेटा, आप मान लो सिंपल से 5 टन कोयला लगाते हो आप, ठीक है, और पेटिस बनती है आपके यहां पर समझ लो 5000, ठीक है, रोज।
एक दिन आपको ऑर्डर मिल गया 10,000 पैटेस का और, ठीक है, कोल की कोई डायरेक्ट डिमांड थोड़ी आई, कोल ने अपनी डिमांड कहां से डिराइव करी? फ्रॉम द डिमांड ऑफ पैटेस। अब उनको 10,000 का और ऑर्डर मिला है और रोज 5 टन कोयला लगता है, तो उन्होंने आज 10 टन कोयला एक्स्ट्रा ऑर्डर करा। कोल की अपनी कोई डिमांड नहीं थी यहां पर बेटा। इंटरमीडिएट गुड्स अपनी डिमांड डिराइव करते हैं फ्रॉम द डिमांड ऑफ द फाइनल गुड्स, इसलिए इनकी डिमांड को बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। समझ आई बात? ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अंदर रहेंगे, ठीक है, और ये बेटा प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ जाते हैं। सिंपल सेंस बोलूं, जब तक प्रोडक्ट फर्म्स के बीच में बिकता रहेगा तब तक इंटरमीडिएट गुड्स है। जैसे ही फर्म से हाउस होल्ड को बिकेगा तो बेटा समझ लेना वो फाइनल गुड्स बन गया। देखो एक एग्जांपल देते हैं, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है यहां पर, ठीक है। एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं बाबू, ए लिमिटेड कोई फर्म है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ए लिमिटेड ने क्या किया, थ्रेड खरीदा और थ्रेड से फैब्रिक बनाया और फैब्रिक बेच दिया 300 रुपए का, ठीक है, किसको? बी लिमिटेड को, ठीक है। बी लिमिटेड इन्होंने क्या खरीदा, फैब्रिक खरीदा, कितने रुपए का? 300 रुपए का, और इन्होंने बनाई शर्ट और शर्ट बेच दी इन्होंने बाबू 500 रुपए की, किसको? सी लिमिटेड को, ठीक है। सी लिमिटेड ने क्या खरीदी, शर्ट, कितने रुपए में? 500 रुपए में, और इन्होंने बेच दी शर्ट ही कितने रुपए में? 700 रुपए में, अपना प्रॉफिट कमाकर डी लिमिटेड को। डी लिमिटेड ने क्या खरीदी, शर्ट, कितने रुपए में? 700 रुपए में, और इसने बेच दी कंज्यूमर को 1000 रुपए में। एक बात बताऊं, यहां से लेकर यहां तक की कहानी इंटरमीडिएट है और यहां से लेकर यहां तक की कहानी फाइनल गुड्स है। अब एक बात बताऊं, शर्ट ही एक ही एग्जांपल में इंटरमीडिएट है और वहीं पर तो थोड़ी देर बाद शर्ट ही क्या है, फाइनल गुड्स है। समझो, सुनो सुनो बाबू, जब तक चीजें फर्म्स के बीच बिकती रही, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अंदर रही, ठीक है, तब तक यह इंटरमीडिएट है। कब आती है प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर? जैसे ही कोई फर्म कंज्यूमर को चीज बेचती है, हम मानते हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ गई और वहां हमेशा फाइनल प्रोडक्ट बिकता है। सिंपल सी बात, देखो फाइनल प्रोडक्ट हमेशा हाउस होल्ड यूज करते हैं, कंज्यूमर्स, ठीक है। अब एक बात और क्लियर कर लो बेटा, मैंने ना भी थोड़ी देर पहले बोला था कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में जोड़ता हूं मैं फाइनल गुड्स की वैल्यू को, इंटरमीडिएट को कभी नहीं जोड़ता। सिंपल सी बात बोलूं, क्या कहना चाह रहा हूं, सीधा सीधा 1000 रुपए जोड़ देना नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में, बाकी कुछ मत जोड़ना। क्यों बेटा? आप किसी चीज की डबल ट्रिपल काउंटिंग नहीं कर सकते। अगर मैं आपके एंगल से सोचूं, आप कहोगे 300 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 1000, भाई 1000 में सब कुछ है। आप खुद सोचो, देखो 1000 में क्या क्या है, देखो अभी आज बिल्कुल क्लियर करेंगे 1000 में सब कुछ है कि नहीं है। 300 रुपए का धागा है कि नहीं है, थ्रेड है। उसके बाद बेटा 200 रुपए बी लिमिटेड ने कमाए उसको शर्ट बनाने में, 200 रुपए वो है कि नहीं है, देखो वो भी है, ठीक है। उसके बाद सी लिमिटेड ने 500 का खरीदा, 700 का बेचा, सी लिमिटेड के 200 है कि नहीं है, डी लिमिटेड ने 700 का खरीदा, 1000 का बेचा, 300 उसके हैं कि नहीं है, टोटल क्या हुआ? तो सीधा 1000 जोड़ देता हूं ना, क्या जरूरत है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वैल्यू जोड़ने के लिए? सीधा 1000 ना जोड़ दूं, इसलिए बोल रहा हूं बेटा फाइनल गुड्स को पार्ट नेशनल इनकम में भी जुड़ता है, डोमेस्टिक इनकम में भी जुड़ता है। इंटरमीडिएट को कहीं मत जोड़ो, सीधा फाइनल गुड्स को जोड़ो। समझ आई ना बात? ओके बात अभी तक, ठीक है। प्रोडक्शन बाउंड्री समझ में आया था, प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर जाना समझ में आया था, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात बोल देता हूं बेटा, फाइनल गुड्स दो तरीके के होते हैं। मैंने लिखा इस एंगल से कि आपको समझ आ चुका होगा। एक होते हैं कैपिटल गुड्स और एक होते हैं कंजम्पशन गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। मैंने जान के इस एंगल से लिखा, आपको समझ आए। कंज्यूमर गुड्स कौन से तरीके के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं, लो सुन लो। कौन कौन से? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज, ठीक है। अब बोलूं फटाफट क्या होता है? ड्यूरेबल क्या होता है? बहुत लंबे टाइम पीरियड तक चलता है, टीवी, एलईडीज, एसीज, लाइफ काफी है। सेमी ड्यूरेबल जिनकी लाइफ जनरली 1 ईयर है, आपके शूज, आपके घर की क्रॉकरी, हमारे क्लोथ्स, जनरली लाइफ 1 साल है। सेमी ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल जो 1 और फ्यू यूजेस में खत्म हो जाते हैं, सॉस, जैम, ब्रेड, बटर, नॉन ड्यूरेबल। सर्विसेज
दे आर इंटेंजिबल इन नेचर बट रिजल्टेड इनटू सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, तो ये भी कंज्यूमर गुड्स का पार्ट है। ठीक है, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं बेटा? लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है, ड्यूरेबल गुड्स से भी बड़ा होता है, इनके ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है, जनरली बहुत जल्दी कंज्यूम नहीं होते, बहुत बड़ा लाइफ स्पैन है और डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाता है, बस ये होता है, डिफरेंस भी खत्म। समझ आई बात? ठीक है, अब सब 3 टॉपिक रह गए छोटे छोटे से, वो निपटा लो। डायरेक्ट डिमांड और डिराइव्ड डिमांड। बाबू इंटरमीडिएट गुड्स की अपने आप में कोई डिमांड नहीं होती, वो अपनी डिमांड को डिराइव करते हैं फ्रॉम द डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स। ठीक है ना, जैसे कि मैंने कोल का एक एग्जांपल दिया और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि बात कर लेता हूं मैं आपसे, आप कैंडी बनाते हो, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपके लिए शुगर क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, आपको शुगर की डायरेक्ट डिमांड नहीं करते हो, आपके पास कैंडी की एक्स्ट्रा डिमांड आ गई। ठीक है, बहुत ज्यादा डिमांड आ गई तो आपने शुगर की डिमांड करी। अगर कैंडी की डिमांड नहीं आती, आप शुगर की भी डिमांड नहीं करते, तो शुगर ने अपनी डिमांड डिराइव करी है फ्रॉम कैंडी, इसको बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। सिंपल। ठीक है जी, बढ़े हम आगे। चलो अब बाबू, अब हम वो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिनका हमने 3rd चैप्टर में न्यूमेरिकल पोर्शन की तरह इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब कंसंट्रेशन पहले से भी ज्यादा बढ़ी। लो, सबसे पहले बात करते हैं डेप्रीसिएशन की। आप पीएचडी क्वालिफाइड हो डेप्रीसिएशन में। डेप्रीसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, यही होता है। चलो लिख देता हूं तीनों वर्ड। डेप्रीसिएशन क्या होता है बेटा? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है बाबू, डेप्रीसिएशन जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरा दे, वजह 3, नॉर्मल वियर एंड टियर, छोटी मोटी टूट फूट। ठीक है, जिस चेयर पर आप बैठे हुए हो, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ी बहुत ही टूटेगी फूटेंगी भी और वैल्यू गिरेगी भी। डेप्रीसिएशन एक की वजह ये हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है? पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम मतलब टाइम पास होने के साथ साथ भी वैल्यू गिरती रहती है। आज आप एक कार लेकर आ जाओ शोरूम से निकलवा कर, 20 दिन तक बिल्कुल ना चलाना और खड़ी रखना, 20 दिन में वैल्यू गिरेगी क्या? नहीं, पक्का। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ये जनरली चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। ठीक है, लो बता दूं इसका भी एक एग्जांपल बेटा। BS3 इंजन, ठीक है, गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, BS3 इंजन की सारी गाड़ियां जितनी बिक चुकी हैं मार्केट में वही बिकेंगी और आगे कोई नहीं बिकेगी। BS4 के इंजन बिकेंगे जिनमें ऑटोमेटिकली हेडलाइट जली रहती है। ठीक है, आया था ऐसा कुछ? कितनी व्हीकल बिके थे एक रात में पता है ना? किस किस भाव पर बिक गए थे? औने पौने भाव पर। कंपनियों वाला सब लॉस हो जाएगा लास्ट डे, आज बेच दो बस किसी भी तरीके से, सब बिक गया था ना। क्या वैल्यू गिरती है? देख लो बेटा, चेंज इन टेक्नोलॉजी कैसे वैल्यू गिरती है। समझ आई बात? ठीक है बाबू, ये तो रहा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। मुझे एक और बात क्लियर करनी है, अगर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हो तो क्या चीज है? इस टर्म को बोलते हैं कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस बाबू, ये क्या होती है? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। सुन लो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करना। ये क्या चीज है बेटा? नेचुरल कैलामिटी की वजह से कोई नुकसान हो गया, फायर की वजह से कोई नुकसान हो गया, चोरी चकारी की वजह से कोई नुकसान हो गया, जो चीजें आपने कभी सोची नहीं थी। बाबू, डैप के लिए प्रोविजन बनाया जाता है, आप प्रोविजनिंग करते हो, लेकिन बेटा इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाया जाता। किसी को ये नहीं पता होता चोरी हो जाएगी, आज बाढ़ आ जाएगी, आज अर्थक्वेक आ जाएगा, सब खत्म कर जाएगा। बेटा, डैप डज नॉट हैम्पर एनी प्रोडक्शन प्रोसेस। डेप्रीसिएशन प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर भी नहीं करता। एक बात समझो,
हिंदुस्तान यूनिलीवर ने आज एक मशीनरी खरीदी, मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है, नॉर्मल वियर एंड टीयर हो रहा है, क्या प्रोडक्शन रुक रहा है? प्रोडक्शन तो रुकता नहीं, सालों साल वो यूज करते रहते हैं, मशीनरी की वैल्यू गिरती रहती है, लेकिन प्रोडक्शन को कभी नुकसान नहीं होता। बेटा कैपिटल लॉसेस प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर कर देते हैं, खराब कर देते हैं। आज बेटा रात को मशीनरी चोरी होगी, प्रोडक्शन चलेगा? खत्म। प्रोविजन बनाया था, हमें क्या पता कि चोरी हो जाएगी। आज अर्थक्वेक आया बेटा, लैंटर गिर गया मशीन के ऊपर, मशीन टूट गई, खत्म। प्रोविजन बनाया था? नहीं। प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर होगी, हो गई। कैपिटल लॉसेस प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर करते हैं, डैप नहीं करता। इसके लिए प्रोविजन बनता है, इनके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनता। ये अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज द पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, बट अनएक्सपेक्टेड कभी इसका पार्ट नहीं होते। क्लियर? इतनी बात क्लियर? चलो दो और टर्म क्लियर कर लेते हैं। लो यहीं पर क्लियर कर देता हूं। एक टर्म आएगी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक टर्म आएगी नेट इन्वेस्टमेंट। अभी आप इन्वेस्टमेंट पढ़कर आए हो ना, कैपिटल गुड्स के सॉरी कैपिटल गुड्स जहां पर मैंने बोला था फाइनल गुड्स के दो पार्ट होते हैं, कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स, वही है ये। टेक्निकली कैसे लिखोगे? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक मेड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक in an economy during a particular period. During a particular period. And what do you mean by net investment? बाबू सब कुछ सेम है, टोटल एडिशन के लिए वर्ड की जगह लगाना एक्चुअल एडिशन। लो समझा देता हूं मतलब क्या है। बाबू गवर्नमेंट ना आज एक हाईवे बना रही है, ठीक है, 50,000 करोड़ खर्च होंगे हाईवे पर, ठीक है, और हाईवे की लाइफ कितनी है? 100 साल, ठीक है। यानी कि हर साल डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? एसएलएम मेथड पड़ा है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। 50,000 करोड़ का हाईवे, ठीक है, और लाइफ उसकी 100 ईयर, यानी कि हर साल का डेप्रिसिएशन 500 करोड़। गवर्नमेंट ने क्या करा? हाईवे 1 तारीख को बनकर तैयार हुआ, 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। हमारा फाइनेंशियल ईयर हम फॉलो करते हैं 31 मार्च 2020 तक, ठीक है। टोटल एडिशन इन द इकोनॉमी, टोटल एडिशन इन द इकोनॉमी कितना? 50,000 करोड़। एंड व्हाट इज द एक्चुअल एडिशन? बेटा इस एक साल के बाद 31 मार्च 2020 तक 500 करोड़ का तो डेब्ट लग गया ना। एक्चुअल एडिशन कितना है? 49,500 CR। समझ आई बात क्या कहना चाह रहा हूं? बेटा टोटल एडिशन तो 50,000 करोड़ ही है, लेकिन एक्चुअल में 500 करोड़ का तो डेब्ट लग ही गया ना सेम ईयर में। बचे कितने की एसेट्स? 49500 CR। तो बेटा देखो एक सिंपल सा मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय नेट इन्वेस्टमेंट? नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर मैं बात करूं रिवर्स कर लो इसको, तो सिंपल, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप। यहां एक फॉर्मूला मेरा रेडी हो गया जो मुझे न्यूमेरिकल के लिए चाहिए। दो और हैं और अभी होने हैं रेडी, ठीक है, ठीक है। 10 मिनट का मुद्दा बस, इससे ज्यादा नहीं अभी, ठीक है। फिलहाल इतना समझ आया, बढ़े आगे। चलो अब बात करेंगे हम एनआईटी की। लो जी, बात करते हैं हम एनआईटी की। फुल फॉर्म इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। लिख देता हूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बाबू व्हाट इज नेट? यानी कि कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने डिडक्ट करके ही बनेगा ये। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। लो अब सबसे पहले बात होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है बेटा? जिनका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं डिफाइन करने की बात कर रहा हूं। चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन और परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट चार्ज करती है या तो आपके गुड्स प्रोड्यूस करने पर या परचेज करने पर या बेचने पर।
गुड्स पे भी हो सकता है, सर्विस पे भी हो सकता है। आज की तारीख में पेपर में कई बार इसका नाम हो जाता है जीएसटी, बच्चे कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, कुछ और नहीं है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। माइनस सब्सिडी, सब्सिडीज क्या होती है? फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब हेल्प गिवन बाय द गवर्नमेंट। बेटा दोनों वजहों से दी जा सकती है, या तो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो गवर्नमेंट चाहती है कि आप बनाओ, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी सोलर पैनल, या किसी आप ऐसे बैकवर्ड एरिया में बना रहे हो जहां कोई और फैक्ट्री लगी नहीं थी। गवर्नमेंट ने कहा अगर यहां फैक्ट्री लगाओगे तो हम आपको क्या करेंगे, सब्सिडी दे देंगे, जस्ट लाइक भगवानपुर इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, जस्ट लाइक बद्दी हिमाचल में एक जगह है, ठीक है ना, ये दोनों जंगल होते थे, गवर्नमेंट ने कहा यहां पर फैक्ट्री लगा दो, टैक्सेस छोड़ देंगे, तो लोगों ने फैक्ट्री लगा ली जल्दी जल्दी। तो बेटा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाती है, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू खाली करती है, ये गवर्नमेंट की जेब भरती है, गवर्नमेंट की जेबें खाली करती है, ठीक है ना, एक दूसरे के अपोजिट्स है, ठीक है। अभी एक काम की बात समझ लेंगे, ठीक है। नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस समझ में आया क्या चीज है, सब्सिडी समझ में आया क्या चीज है। चलो अब देखते हैं। बाबू डोमिनोज क्या कर रहा है, एक पिज्जा सेल कर रहा है, ठीक है, और उसने वो कैसे डिटरमाइन करता है कि पिज्जा का प्राइस क्या हो? वो देखता है मेरे को फैक्टर सर्विसेज को पेमेंट कितनी करनी है। पता है, कभी सोचा आपने कि कोई चीज अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन करती है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको देखती है फैक्टर सर्विसेज कितनी पे करनी है, यानी कि रेंट कितना पे करना है अपनी जगह का, वेजेस एम्प्लॉय को कितनी देनी है, अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना कमाना है और प्रॉफिट कितना कमाना है। मान लो बेटा ये सब जोड़कर एक पिज्जा का प्राइस आया 500 का तो पिज्जा बेचना है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा 10% टैक्सेस हमारे, लो जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस या कह लो जीएसटी एट द रेट 10%, गवर्नमेंट ने कहा 50 मैं लूंगी। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बात कर दी, मान लो भगवान करे कभी ऐसा हो हमारा भी पेट भरता रहे, गवर्नमेंट कहता है पिज्जा के ऊपर 10 रुपए की सब्सिडी, वैसे कह नहीं सकती कभी, 10 रुपए की सब्सिडी, टैक्सेस छोड़ देंगे 10 रुपए के, अगर कोई पिज्जा मैन्युफैक्चर करेगा, ऐसी चीज है जिसको सबको खाना चाहिए, ठीक है। तो बेटा व्हाट विल बी द मार्केट वैल्यू, आपसे क्या पैसे चार्ज होंगे? 540। आपको पता नहीं है, मैंने इसमें एक कंसेप्ट समझा दिया, लो समझाता हूं आपको, देखो मैंने करा क्या। बाबू मार्केट प्राइस किसी भी चीज का पता है कैसे निकलता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। यानी कि अगर सिंपली बोलूं तो मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। देखो पिज्जा का मार्केट प्राइस कैसे निकला, मार्केट प्राइस कैसे निकला? फैक्टर कॉस्ट, उसमें जोड़े आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसमें माइनस करिए आपने सब्सिडी, यानी कि फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस, ठीक है। या मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस NIT, नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस। कंसेप्ट क्लियर? ओके बात समझ आई ना? दो बातें होगी फॉर्मूला के लिए रेडी, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वाली बात हो गई, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट की बात होगी, और एक बात होगी फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस और NIT की। चलो ठीक है जी बेटा, अब हमने एक कंसेप्ट का जिक्र करना है नोन एज NFIA, लेकिन उसको समझाने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक इनकम एंड व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? थोड़े देर के लिए रटना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की। बाबू डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? देखो सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बताता हूं, चाहे रेजिडेंट कमाए चाहे नॉन रेजिडेंट कमाए, लेकिन कमाए सिर्फ और सिर्फ इंडिया से, वो होती है डोमेस्टिक इनकम। समझ आई बात? चाहे रेजिडेंट कमाए चाहे नॉन रेजिडेंट कमाए, अगर इंडिया से कमाएगा तो हम बोलते हैं उसको डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है। व्हाट यू मीन बाय नेशनल इनकम? रेजिडेंट ही कमाए, चाहे वो कमाए इंडिया से, रेजिडेंट ही कमाए चाहे वो कमाए अब्रॉड से, बस कमाए रेजिडेंट, वो है नेशनल इनकम। इतनी बात समझ आई कि नहीं? डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? चाहे रेजिडेंट कमाए चाहे नॉन रेजिडेंट कमाए, कमाना इंडिया से चाहिए, ठीक है। और नेशनल इनकम क्या होती है? रेजिडेंट ही कमाए, चाहे वो इंडिया से कमाए चाहे वो अब्रॉड से कमाए, वो नेशनल इनकम है। बात समझ आई? क्लियर तो हुआ होगा ना? ठीक है, चलो अब बात करते हैं। अब जो टॉपिक मेरे को पढ़ाना है उसका नाम है NFIA, निक नेम है इसका NFIA, घर का नाम, प्यारा नाम,
ठीक है, NFIA की फुल फॉर्म क्या होती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट में एब्रॉड से क्या कमाया। ठीक है बाबू, ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एंड फैक्टर माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। पढ़ो क्या लिखा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि बेटा आपके देश के रेजिडेंट ने, इंडिया के लिए बोलूं तो हमारे इंडिया के रेजिडेंट ने फॉरेन से फैक्टर इनकम के तौर पर क्या कमाया। फैक्टर इनकम पता है ना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। हमारे देश के रेजिडेंट ने फैक्टर इनकम के तौर पर क्या कमाया, ठीक है, माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, मतलब फॉरेन के रेजिडेंट ने, हम अपने लिए बोलूं तो नॉन रेजिडेंट ने इंडिया से क्या लेकर गया। देखो मुझे निकालना क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट में क्या कमाया बेटा, हमने जो कमाया फॉरेन से और फॉरेनर ने जो कमाया इंडिया से, ये डिडक्ट कर दो, क्या आ जाएगा, नेट में हमने क्या कमाया। हमने कमाए वहां से 500 करोड़ रुपए रेंट और वेजेस के, और वो हमारे देश से लेके 300 करोड़ रुपए रेंट और वेजेस के, नेट में क्या कमाया 200 करोड़। इतनी सिंपल बात, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। समझ आई बात भाई। फ्रॉम एब्रॉड अगर नॉन रेजिडेंट कमाएगा तो मैं कैसे दिखाऊंगा उसको। अगर नॉन रेजिडेंट अपने देश से कमा रहा है, मेरे देश में कोई लेना देना है उसका, मैं क्या कह रहा हूं, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अगर फॉरेनर ने अपने ही देश से कमाया, फिर मैं क्यों बात कर रहा हूं, वो तो अपने देश में देखे, मैं इसलिए तो बात कर रहा हूं मेरे देश के बंदे ने कमाया होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। एक बात बोलूं, बस ये बता देना ओके क्या मामला नहीं। नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। दिमाग घूम सकता है, चक्कर आ सकते हैं, ठीक है, चक्कर की दवाई ले लेना अगर चक्कर आए तो, ठीक है। नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। लो प्रूव करते हैं। नेशनल इनकम क्या होती है, रेजिडेंट ने कमाया, चाहे इंडिया से कमाया चाहे एब्रॉड से कमाया, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम रेजिडेंट ने कमाया, वो भी इंडिया से होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट ने कमाया वो भी, प्लस NFIA। NFIA दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। लो देखते हैं, रेजिडेंट ने कमाया इंडिया से कमाया, रेजिडेंट ने कमाया एब्रॉड से कमाया, रेजिडेंट ने कमाया इंडिया से कमाया, नॉन रेजिडेंट ने कमाया इंडिया से कमाया, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्या होती है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, हमारे देश का रेजिडेंट एब्रॉड से जो कमा के ला रहा है। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड से कमा रहे हो, ठीक है। फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, नॉन रेजिडेंट जो इंडिया से कमा कर ले गया वो, ठीक है। बराबर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया मामला बराबर। तो फॉर्मूला डिराइव हो गया, एक हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया जी, हो गया, समझ आई। अभी खत्म नहीं हुआ बैच, अभी घबराओ ना, 15 मिनट का और रहता है। हाँ जी, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, ठीक है। अपोजिट भी तो लिख सकते हैं, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस NFIA, ठीक है ठीक है। अभी बात पूरी नहीं हुई मेरी को, एक और बात बोल देता हूं बेटा। NFIA के अपने आप में 3 कंपोनेंट है, बहुत आसान है, टेंशन मत लेना। NFIA के अपने आप में 3 कंपोनेंट है। कौन कौन से 3 कंपोनेंट है, लो, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और नेट रिटेन्ड अर्निंग। सुन लो, अगर मैं इन तीनों को क्लब कर दूं तब भी NFI आता है। कई बार पेपर में आपको ये दोनों चीजें देता है, नहीं देता दोनों चीजें, तो बेटा इन तीनों चीजों को जोड़कर आता है NFI। क्या लिखा हुआ है, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट रिटेन्ड अर्निंग। अब सुनो जरा काम की बात बेटा, मैंने ये क्या लिखा था, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। फैक्टर इनकम क्या होती है, जो हमारे देश के रेजिडेंट ने कमाई एब्रॉड से। फैक्टर इनकम क्या होती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और नॉन रेजिडेंट ने कमाई हमारे देश से रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, रेंट, वेजेस, अगर मैं इसको वेजेस एंड सैलरी लिख लूं कोई दिक्कत थोड़ी है। इंटरेस्ट,
बाबू प्रॉफिट के ना अपने आप में 3 और पार्ट होते हैं। अगर मैं प्रॉफिट ना लिखूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग। बिजनेस स्टडीज में आप पढ़ते भी हो। क्या होता है प्रॉफिट का? सबसे पहले डिवेंचर होल्डर इंटरेस्ट ले जाते हैं, देन सरकार को टैक्स चला जाता है, देन प्रेफरेंस की पेमेंट हो जाती है, देन कुछ डिविडेंड बांट देते हैं, कुछ रिटेन कर लेते हैं। प्रॉफिट काम ना दियो बेटा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी प्रॉफिट होता है, कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग का। अभी मेरा इससे कोई मुद्दा नहीं है, मेरे को बात सिर्फ डिविडेंड और रिटेन अर्निंग की करनी है, ठीक है। अब एक बात सुनो, अगर हमारा रेजिडेंट इतना सब कुछ कमा रहा है फॉरेन से तो वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, और नॉन रेजिडेंट इतना सब कुछ इंडिया से कमा रहा है तो वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, ठीक है। अगर ये पेपर में ना दिया हो तो तब भी एनएफआईए निकल सकता है, इन तीनों को जोड़ देना। नेट कंपनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय, बाबू ये कैसे निकलता है? नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इंडिया के रेजिडेंट ने वेजेस एंड सैलरी के तौर पर क्या कमाया, माइनस नॉन रेजिडेंट ने वेजेस एंड सैलरी के तौर पर क्या कमाया, यानी कि ये वाली बात पूरी हो गई, ठीक है। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इंडिया के पर्सन ने रेंट के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर और डिविडेंड के तौर पर क्या कमाया, और नॉन रेजिडेंट ने इंडिया से रेंट के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर और डिविडेंड के तौर पर क्या कमाया, वो आता है इसमें। नेट रिटेन्ड अर्निंग, इंडिया ने रिटेन्ड अर्निंग के तौर पर क्या कमाया और फॉरेनर ने रिटेन्ड अर्निंग के तौर पर क्या कमाया, उन दोनों का डिफरेंस। समझ में आई बात? बाबू उसने करा कुछ नहीं, 5 टुकड़े कर दिए छोटे छोटे फैक्टर इनकम के, और 5 टुकड़ों को क्लब करके बना दिया। समझ में आई ना बात बाबू? इसने तो क्या लिखा था, सीधा लिख दिया था फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम तो बहुत सारी चीज होती है, 5 चीजें होती है। जो इंडिया के रेजिडेंट ने कमाई फॉरेन से, या फॉरेन के रेजिडेंट ने इंडिया से कमाई, वो माइनस कर देना। और इसने क्या करा, उन 5 के अलग अलग टुकड़े कर दिए 3 पार्ट में। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इंडिया के रेजिडेंट ने वेजेस एंड सैलरी के तौर पर फॉरेन से क्या कमाया, माइनस नॉन रेजिडेंट ने इंडिया से वेजेस एंड सैलरी के तौर पर क्या कमाया। एक बात खत्म हुई फैक्टर इनकम का, सिर्फ एक पोर्शन वेजेस एंड सैलरी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप में क्या आता है, सुनो। इंडिया के रेजिडेंट ने रेंट के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर और डिविडेंड के तौर पर फॉरेन से क्या कमाया, और नॉन रेजिडेंट ने रेंट के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर और डिविडेंड के तौर पर इंडिया से क्या कमाया, इन दोनों का डिफरेंस। और बचा नेट रिटेन अर्निंग, हमने रिटेन अर्निंग क्या कमाई और उन्होंने हमारे देश से क्या कमाई, करना। समझ में आई बात? अगर पेपर में ये नहीं दिया होगा तो ये सही, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो काम ही करना है, ठीक है जी। अब ये 3 फॉर्मूला तैयार हो गए, ठीक है। कल न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे चैप्टर 3 के, 10-15 करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर चैप्टर 4 में हम 3 नेशनल इनकम निकालने के मेथड पढ़ेंगे, चैप्टर फिनिश। होपफुली कल ही हो जाएगा, ठीक है। परसों तक तो विद न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगी पहली यूनिट, ठीक है ना। स्पीड पे चल रहा है रिवीजन, मुझे लग रहा है। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं।